बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ फीमेल जेनिटल सिस्टम एंड जेस्टेशनल पैथोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वल्वा के बारे में। जो वल्वा होता है वो आपके एनाटॉमिकली जो आपके वल्वा के अंदर आपकी स्किन और म्यूकोजा आती है आपकी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जो कि एक्सटर्नल होता है आपके हाइमेन से। एक्सटर्नल टू द हाइमेन जो आपका फीमेल जेनिटल स्किन होती है और जो म्यूकोजा होती है उसको हम वल्वा कहते हैं। वल्वा में आपका लेबिया माजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, मॉन्स प्यूबिस आता है और वेस्टिब्यूल आता है। और इन सब के अंदर स्क्वामस एपिथेलियम होता है। वल्वा के अंदर आपका स्क्वामस एपिथेलियम होता है, इसमें लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया मिनोरा आता है और इसमें आपका वेस्टिब्यूल आता है और आपका मॉन्स प्यूबिस आता है। और बार्थुलिन सिस्ट जो होती है वो बेसिकली आपको जो बार्थुलिन ग्लैंड होते हैं उसकी सिस्टिक डायलेशन हो जाती है। जो ग्लैंड होते हैं ना वो आपकी वजाइनल कैनाल के दोनों साइड्स पे एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये म्यूकस की तरह का फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और इसकी डक्ट से इसके लोअर वेस्टिब्यूल के अंदर आपका जो है वो फ्लूइड चला जाता है। म्यूकस की तरह के फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो बार्थुलिन ग्लैंड्स होते हैं आपके वजाइनल कैनाल के दोनों साइड्स पे एक एक आपका बार्थुलिन ग्लैंड होता है और लोअर वेस्टिब्यूल में अपनी सिक्रीशंस को रिलीज़ करता है अपनी डक्ट्स के थ्रू। जब आपके बार्थुलिन ग्लैंड की इन्फ्लामेशन होती है या फिर जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ग्लैंड की तो उसकी वजह से वहाँ पे सिस्ट बन जाती है और ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन के अंदर बार्थुलिन सिस्ट बनती है। ज़्यादातर यूनिलैटरल होती है, एक साइड पे होती है और आपको जो है ना लोअर वेस्टिब्यूल के अंदर वजाइनल कैनाल के साथ आपको पेनफुल सिस्टिक लीजन मिलता है। उसके बाद कोंडाइलोमाज आते हैं। जो कोंडाइलोमाज होते हैं वो आपके वॉर्टी नियोप्लाज्म होते हैं वल्वा की स्किन के। वेल्वुलर स्किन के जो वॉर्टी नियोप्लाज्म होते हैं उसको हम कोंडाइलोमास कहते हैं। ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और ये आपके जो आपके लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टाइप्स होती हैं 6 और 11 की वजह से कोंडाइलोमास डेवलप हो जाते हैं। वॉर्टी नियोप्लाज्म होंगे जो कि लार्ज होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं। जब आपका 6-11 की वजह से होते हैं हम कहते हैं कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम। और जब सेकेंडरी सिफिलिस के बाद जो आपको वॉर्टी नियोप्लाज्म डेवलप होते हैं उसको हम कहते हैं कोंडाइलोमा लेटम, जो कि लेस कॉमन है। दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एसोसिएटेड जो कोंडाइलोमाज होते हैं उसके अंदर आपको कोइलोसाइट्स मिलते हैं। जो कोइलोसाइट्स होते हैं वो HPV इन्फेक्टेड सेल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि हमें इसमें कोइलोसाइट्स मिलते हैं। उसके बाद ये जो कोंडाइलोमाज होते हैं ये रेयरली ही कार्सिनोमा के चेंज होते हैं क्योंकि जो 6 और 11 टाइप है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की ये लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस होते हैं की टाइप्स है। उसके बाद लाइकन सेक्लेरोसिस आती है। लाइकन सेक्लेरोसिस के अंदर आपका जो एपिडर्मिस होता है और जो उसकी थिनिंग हो जाती है और जो डर्मिस होती है उसमें सेक्लेरोसिस या फाइब्रोसिस हो जाती है। ये पहले आपको वाइट पैच नजर आता है, ल्यूकोप्लेकिया नजर आता है जिसमें पार्चमेंट लाइक आपकी वैल्वुलर स्किन हो जाती है। ज़्यादातर ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है और ऑटोइम्यून इसकी इटियोलॉजी होती है। बिनाइन होता है लेकिन इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का चांसेस ज़्यादा होते हैं जो आपका लाइकन सेक्लेरोसिस होता है। उसके बाद लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस आता है। जो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस होता है ये आपका वैल्वुलर स्क्वामस एपिथेलियम का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। इसमें आपको ल्यूकोप्लेकिया मिलता है जिसमें थिक लेदरी आपका वैल्वुलर स्किन हो जाती है। ठीक है, जो लाइकन सेक्लेरोसिस थी उसमें आपकी पार्चमेंट की तरह की स्किन हो रही थी और इसमें आपकी लेदरी स्किन हो जाती है जो आपका लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस होता है और इसमें आपके जो वैल्वुलर स्क्वामस एपिथेलियम होता है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। इसमें क्रॉनिक इरिटेशन होती है, स्क्रैचिंग होती है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का। बिनाइन होता है और इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का रिस्क नहीं होता है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस के अंदर। लेकिन जो लाइकन सेक्लेरोसिस होती है वो आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराती है। उसके बाद आता है हमारे पास वैल्वुलर कार्सिनोमा। जो आपका वैल्वुलर कार्सिनोमा होता है ये कार्सिनोमा आपका स्क्वामस एपिथेलियम से अराइज करता है वल्वा के, क्योंकि हमने पता है कि वल्वा के अंदर आपका स्क्वामस एपिथेलियम ने लाइन किया हुआ होता है और ये स्मॉल परसेंटेज होता है फीमेल जेनिटल कैंसर्स में से बहुत कम होता है कि वल्वा का कैंसर हो और इसमें आपको वही ल्यूकोप्लेकिया मिलेगा। बायोप्सी हम करते हैं ताकि हम कार्सिनोमा को ल्यूकोप्लेकिया से डिफरेंशिएट कर सकें और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी हो सकता है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नॉन रिलेटेड भी हो सकता है जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वल्वुलर कार्सिनोमा होता है तो उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की 16 और 18 टाइप इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड एक्सपोजर की वजह से इसमें आपका मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर जब आपकी अगर आपको बहुत अर्ली एज के ऊपर, ठीक है, अगर इंटरकोर्स हुआ होगा आपका पहला और वो वुमेन जिनका रिप्रोडक्टिव एज होती है उसके अंदर आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एसोसिएटेड जो है वल्वुलर कार्सिनोमा हो सकता है। अब ये वल्वुलर इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया से भी अराइज करता है जो कि एक डिस्प्लास्टिक आपका प्रिकर्सर लीजन होता है जिसमें आपको कोइलोसिटिक चेंज मिलेगा और साथ आपके सेल्स की डिसऑर्डर्ड मेचुरेशन होती है, न्यूक्लियर एटाइपिया हो जाता है और माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जो नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड वल्वुलर कार्सिनोमाज होते हैं वो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग लाइकन सेक्लेरोसिस से अराइज करते हैं क्योंकि जब आपको बहुत टाइम तक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या फिर इरिटेशन रहती है तो कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है और ये एल्डरली वुमेन के अंदर होता है। 70 ईयर से ज़्यादा की वुमेन के अंदर नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड
वेलवुलर कार्सिनोमा होता है। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा मेमरी पैचेस डिजीज। एक्स्ट्रा मेमरी पैचेस डिजीज जो आपके ब्रेस्ट के अलावा किसी और टिश्यू को अफेक्ट करती है। इसमें आपको वल्वा के अंदर मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स नजर आते हैं, वल्वा के एपिडर्मिस में। साथ आपको एरिथेमेटस, प्रूराइटिक, अल्सरेटेड वल्वर स्किन हो जाती है, और ये कार्सिनोमा इन सिटू होता है, इसके नीचे अंडरलाइन कार्सिनोमा नहीं होता है। लेकिन जो पैजेट डिजीज ऑफ द निपल होती है उसमें हमें मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स नजर आते हैं एपिडर्मिस ऑफ द निपल के अंदर, और नीचे अंडरलाइन कार्सिनोमा भी लाजमी होता है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है मेलानोमा से। जो मेलानोमा होता है ना, उसके अंदर आपको S100 पॉजिटिव होते हैं, वो कैरेटिन भी नेगेटिव होता है और पास भी नेगेटिव होता है। लेकिन जो पैजेस डिजीज ऑफ द एक्स्ट्रा मेमरी पैजेस डिजीज है, जो वल्वा की पैजेस डिजीज होती है, वो पास पॉजिटिव होती है और कैरेटिन भी पॉजिटिव होती है, लेकिन S100 नेगेटिव होती है। उसके बाद विजाइना आता है। विजाइना एक केनाल होती है जो कि सर्विक्स तक जाती है, और इसमें नॉन कैरेटनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम होता है। इसकी कंडीशन में सबसे पहले एडिनोसिस आती है। एडिनोसिस के अंदर आपकी फोकल परसिस्टेंस होती है आपकी कॉलमनर एपिथेलियम की अपर विजाइना में। अब नॉर्मली होता है जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है लोअर 1/3 विजाइना का, वो ग्रो करता है अपवर्ड, और आपके अपर 2/3 विजाइना के कॉलमनर एपिथेलियम को रिप्लेस करके भी वो भी स्क्वामस में चेंज हो जाता है। जो लोअर 1/3 विजाइना होता है वो आपको यूरोजेनिटल साइनस से आ रहा होता है, जो अपर 2/3 विजाइना होता है वो मिलेरियन डक्ट से आ रहा होता है। तो जब आपकी जब आपका कहीं जब आपका कॉलमनर एपिथेलियम परसिस्ट करेगा अपर विजाइना के अंदर, तो उसे हम एडिनोसिस कहते हैं। ये फीमेल्स के अंदर होता है और जिनका डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल से एक्सपोजर होता है इन यूट्रो। अब जो क्लियर सेल एडिनोमा होता है, ये आपका ग्लैंड्स की ही मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है, और साथ आपको क्लियर साइटोप्लाज्म नजर आता है। ये डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल के एक्सपोजर की वजह से होता है। जो डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल एसोसिएटेड विजाइनल एडिनोसिस होती है, वही लीड कर सकती है क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द वल्वा विजाइना में। ठीक है, अब जो डिस्कवरी थी वो इसकी इस तरह से हुई थी कि जो आपका अब जो है ना डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल को यूज़ नहीं किया जाता है। डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल को अब यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि एक तो इसकी वजह से आपको एबनॉर्मल शेप ऑफ द यूट्रस डेवलप हो जाती है, साथ इसमें जब आपका एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, और साथ इसमें आपको जो एडिनोसिस भी डेवलप हो जाती है। उसके बाद आता है एम्ब्रियोनल एडिनो रेब्डोमायोसार्कोमा। रेब्डोमायोसार्कोमा शो करता है कि इसमें आपका स्केलेटन मसल का इमेच्योर स्केलेटन मसल की प्रोलिफरेशन हो रही है। मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल इमेच्योर स्केलेटन मसल की प्रोलिफरेशन होती है, जिसमें जो है वो इस तरह से प्रेजेंट करता है कि बच्चों के अंदर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पीनस से और या तो विजाइना से एक ग्रेप की तरह का मैस बाहर प्रोट्यूट कर रहा होता है, और साथ इसमें ब्लीडिंग भी होती है। इस कंडीशन को हम सार्कोमा बोर्टोइडीज कहते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं वो रेब्डोमायोब्लास्ट होते हैं, जिनका साइटोप्लाज्मिक क्रॉस ट्रायरेशंस हमें मिलती हैं, और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग के ऊपर ये डेस्मिन और मायोजेनिन के लिए पॉजिटिव होते हैं। डेस्मिन मायोजेनिन के लिए पॉजिटिव होंगे रेब्डोमायोब्लास्ट, जो हमें एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमास में मिलते हैं, और इसमें जिसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें हमें क्रॉस ट्रायरेशंस नजर आती हैं, और रेब्डोमायोब्लास्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं। उसके बाद विजाइनल कार्सिनोमा आता है। जो विजाइनल कार्सिनोमा होता है वो स्क्वामस एपिथेलियम जो आपके विजाइनल म्यूकोजा को लाइन कर रहा होता है वहीं से अराइज करता है, और ये हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। पहले इसमें प्रिकर्सर में विजाइनल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया होता है, और इसका रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है। जो अपर 1/3 विजाइना होता है वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है, और जो लोअर 2/3 विजाइना होता है वो रीजनल आइलिक लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है। उसके बाद आपका आता है सर्विक्स। सर्विक्स होता है वो सर्विक्स जो होता है वो आपका नेक ऑफ द यूट्रस बनाता है। ठीक है, सर्विक्स जो होता है आपका नेक ऑफ द यूट्रस बनाता है, और इसमें डिवाइडेड होता है एक्सो सर्विक्स के अंदर और एंडो सर्विक्स के अंदर। एक्सो सर्विक्स वो होता है जो हमें विजाइनल एग्जामिनेशन के ऊपर नजर आता है, और एंडो सर्विक्स वो होता है जो कि हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, 2 तरह का होता है। नेक ऑफ द यूट्रस बेसिकली आपकी सर्विक्स होती है। जो एक्सो सर्विक्स होती है उसके अंदर आपका वही नॉन कैरेटोनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम होता है, जो आपके पूरे वल्वा के अंदर आपके विजाइना के अंदर लाइंड होता है। विजाइना में भी नॉन कैरेटोनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम होता है, और आपके जो एक्सो सर्विक्स है उसके अंदर भी नॉन कैरेटोनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम होता है। लेकिन जो एंडो सर्विक्स होता है उसके अंदर आपको कॉलमनर सेल्स नजर आते हैं, और जंक्शन जो होती है ना आपके एक्सो सर्विक्स की और एंडो सर्विक्स की, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। अब जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डीएनए वायरस होता है, जो कि इन्फेक्ट करता है आपके लोअर जेनिटल ट्रैक्ट को, और ज़्यादातर आपके सर्विक्स को ट्रांसफॉर्मेशन जोन के अंदर इफेक्ट करता है। जो आपको एक्सो सर्विक्स एंडो सर्विक्स का जो जंक्शन होती है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जोन को इफेक्ट करता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डीएनए वायरस होता है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, आपके लोअर जेनिटल ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में भी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ द सर्विक्स को इफेक्ट करता है। इन्फेक्शन जो होती है ना इसको हम इराडिकेट कर सकते हैं, इराडिकेट हो सकती है बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है,
और परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो आपका सर्वाइकल डिस्प्लेजिया डेवलप हो जाता है, जिसे हम सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते हैं। जो रिस्क होता है ना सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया का, वो डिपेंड करता है कि आपकी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कौन सी टाइप इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, और जो कि DNA सीक्वेंसिंग से डिटरमाइन होती है। इसके दो तरह के ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस होते हैं, एक हाई रिस्क होता है, एक लो रिस्क होता है। हाई रिस्क में आपका 16, 18, 31 एंड 33 आता है, और लो रिस्क के अंदर आपका 6 और 11 आता है। 6, 11 आपके लो रिस्क है, और 16, 18, 31 और 33 आपके हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस होते हैं। अगर आपकी परसिस्टेंट इन्फेक्शन होगी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, जो कि एक DNA वायरस होता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन को अफेक्ट करता है, तो वहां पे सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया डेवलप हो जाता है। अब जो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस होते हैं वो E6 और E7 प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डिस्ट्रक्शन करा देती हैं आपके P53 और RB जीन की, और रिस्पेक्टिवली कि जो E6 है वो आपके P53 को डिस्ट्रक्ट करती है, और जो E7 प्रोटीन्स होती हैं वो आपके RB जीन को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। जब आपकी ट्यूमर सप्रेसिव प्रोटीन्स का लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया डेवलप हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया क्या होता है। सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया के अंदर अब जाहिर सी बात है, जब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से अफेक्टेड होगा तो कोइलोसिटिक चेंज आएगा, ठीक है, डिसऑर्डर इनका सेलुलर मैच्योरेशन हो जाती है, न्यूक्लियर एटाइपिया होता है, और माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है सर्वाइकल एपिथेलियम के अंदर। इसको हमने ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है डिपेंड अपॉन कि कितने एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट होती है बाय इमेच्योर डिस्प्लास्टिक सेल्स से। एक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया 1 जो कि आपके 1/3 से भी कम थिकनेस इन्वॉल्व होती है जब आपकी एपिथेलियम की। सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया 2, ठीक है, जब आपकी 2/3 से कम थिकनेस इन्वॉल्व होती है एपिथेलियम की। सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया 3 जिसमें आपकी स्लाइटली लेस देन इंट्रायर थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम इन्वॉल्व होती है, ठीक है। 1 के अंदर आपकी 1/3 से कम इन्वॉल्व होगी, 2 के अंदर आपकी 2/3 से कम इन्वॉल्वमेंट होगी, और 3 के अंदर आपकी फुल थिकनेस से सिर्फ थोड़ा सा कम जो है ना आपका एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है। और चौथी जो आती है वो आपकी कार्सिनोमा इन सिटू होती है, जिसमें आपकी एपिथेलियम की इंटायर थिकनेस इन्वॉल्व हो जाती है फ्रॉम द बेस मेम्ब्रेन टू द सर्फेस ऑफ द एपिथेलियम तक। जो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया होता है ये प्रोग्रेस करता है स्टेप वाइज फैशन के अंदर। पहले CIN1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर कार्सिनोमा इन सिटू हो जाएगा, और फिर बाद में आपका इन्वेसिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो जाता है। जो प्रोग्रेशन होती है वो इनएविटेबल होती है। जो सर्वाइकल जो इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया जो 1 होता है वो कभी कभी खुद ब खुद ही रिग्रेस कर जाता है, जो 1/3 से भी कम थिकनेस के अंदर होता है। जो हाई ग्रेड होता है ना डिस्प्लेजिया का, वो मोर लाइकली होता है कि प्रोग्रेस करेगा कार्सिनोमा के अंदर, और लेस लाइकली होता है कि वो रिग्रेस करेगा नॉर्मल के अंदर। उसके बाद सर्वाइकल कार्सिनोमा आ गया। अब सर्वाइकल कार्सिनोमा आपका इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है, जो कि आपके सर्वाइकल एपिथेलियम से अराइज करता है। ये मिडिल एज वुमेन के अंदर होता है, 40 से 50 ईयर्स ऑफ एज के अंदर होगा। उनको विजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी, या फिर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही होती है, या फिर सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा होता है। 3 चीज़ें होती हैं, विजाइना से ब्लीडिंग होती है पोस्ट मेनोपॉजल 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, ठीक है, और पोस्ट मेनोपॉजल नहीं 40 to 50 ईयर्स है, ऑलमोस्ट पोस्ट मेनोपॉजल ही हो गई। मिडिल एज वुमेन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि उनको मेनोपॉज उनका स्टार्ट होने वाला है और उनको वेजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, साथ उनको पोस्ट इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है और सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है। जो की फैक्टर होते हैं वो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन होती है। सेकेंडरी फैक्टर्स में आपकी स्मोकिंग हो सकती है, या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है। जो सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है वो एड्स की वजह से होता है, एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर होता है। एड्स डिफाइनिंग इलनेस होता है कि एड्स को डिफाइन करता है, अगर आपकी फीमेल को एड्स होगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी, तो भी सर्वाइकल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन सब टाइप्स हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा की, वो आपकी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होती है, जो कि 80% केसेस के अंदर होती है। जो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर ही चेंज होता है, इन्वेसिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर। और 15% केसेस के अंदर एडिनो कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। जो बोथ टाइप्स होती हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। जो एडवांस ट्यूमर्स होते हैं वो आपके एंटीरियर यूट्राइन वॉल को इन्वेड करते हैं, आपके ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं और आपके यूरेटर को ब्लॉक कर देते हैं, और आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो जाती है। साथ आपको पोस्ट रीनल फेलियर हो जाता है, जो कि कॉमन कॉज है डेथ की एडवांस सर्वाइकल कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। जो आपका एडवांस ट्यूमर्स होंगे वो आपके एंटीरियर यूट्राइन वॉल से आपके ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं। ब्लैडर के अंदर जाने के बाद आपके यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और पोस्ट रीनल फेलियर कराते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कराते हैं, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है एडवांस सर्वाइकल कार्सिनोमा में डेथ की। अब स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा की। जो गोल होता है स्क्रीनिंग का, उसका मतलब होता है कि आपने डिस्प्लेजिया को कैच करना है, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया को कैच करना है बिफोर कि वो कार्सिनोमा में डेवलप हो। जो प्रोग्रेशन होती है ना सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया की कार्सिनोमा के अंदर एवरेज 10 to 20 ईयर्स होती है। 10 से 20 साल लगते हैं सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया को कार्सिनोमा में चेंज होने में। आपने 21 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी होती है, और आपने इनिशियली जो है वो हर साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग करानी होती है। जो पैप स्मेयर होता है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है स्क्रीनिंग के लिए। सेल को हम स्क्रैप करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन से, और उसको ब्रश उसके
ब्रश से जब एक स्क्रैप करेंगे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज कर लेते हैं। जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होते हैं उसको हमने क्लासीफाई किया होता है लो ग्रेड और हाई ग्रेड में। जो CIN1 होता है वो लो ग्रेड होता है और जो हाई ग्रेड होते हैं वह CIN2 और 3 होते हैं। जो हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया होते हैं उसमें हमें हाइपरक्रोमैटिक डार्क न्यूक्लियर नजर आता है और न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो हमें ज़्यादा मिलती है। पैप स्मेयर आपका मोस्ट सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो अब तक डेवलप हुआ है। इसमें क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट, इसकी वजह से रिडक्शन हो गई है आपकी मोबिलिटी के अंदर भी, मोर्टेलिटी के अंदर भी, सर्वाइकल कार्सिनोमा की। सर्वाइकल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन से लीस्ट कॉमन पे आ गया है कार्सिनोमाज में सिर्फ पैप स्मेयर की वजह से। वुमेन जिनको इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है उनको उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती है तो इसलिए उनको डेवलप होता है। अगर उनकी स्क्रीनिंग होगी तो इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा डेवलप नहीं होता है। जो एबनॉर्मल पैप स्मेयर होता है इसके बाद हमने कॉल्पोस्कोपी करनी होती है। एबनॉर्मल पैप स्मेयर के बाद कॉल्पोस्कोपी में हम सर्विक्स को विजुलाइज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से और बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, पहले हम एबनॉर्मल पैप स्मेयर अगर आपका आ गया तो फिर आप कॉल्पोस्कोपी कराते हो। कॉल्पोस्कोपी के अंदर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जो वो सर्विक्स की विजुलाइजेशन करते हैं, साथ बायोप्सी लेते हैं। जो लिमिटेशन है पैप स्मेयर की इसमें आता है अगर आपकी इनएडुकेट अगर आपने सैम्पलिंग ली है ट्रांसफॉर्मेशन जोन की तो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकते हैं। ये अगर आपकी लिमिटेड एफिकेसी होती है स्क्रीनिंग फॉर एडिनोकार्सिनोमा के लिए, जो डिस्पाइट पैप्स में स्क्रीनिंग द इंसिडेंस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा हैज नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ठीक है, जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है ना वो तो कम हो गया, लेकिन जो एडिनोकार्सिनोमा है वो कम नहीं हुआ है क्योंकि पैप्स में आपका इतना ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है एडिनोकार्सिनोमास के लिए। ठीक है, और अगर आपने सैम्पल इनएडिक्वेट लिया ट्रांसफॉर्मेशन जोन से तो भी आपके फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। और अगर आपका पैप्स में एबनॉर्मल आ जाए तो फिर आप कॉल्पोस्कोपी कराते हो जिसमें आप सर्विक्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से विजुलाइज करते हो और फिर बायोप्सी ले लेते हो। जो इम्यूनाइजेशन होती है ना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वो इफेक्टिव होती है। इसमें क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन आती हैं जो 6, 11, 16 और 18 के लिए होती है। एंटीबॉडीज आपकी 6 और 11 के अगेंस्ट जो है आपको कोंडाइलोमा से प्रोटेक्ट करती हैं और एंटीबॉडीज आपकी 16 और 18 वाली आपको सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया और कार्सिनोमा से प्रिवेंट करती है। प्रोटेक्शन इसकी 5 साल तक रहती है। पैप्स में फिर भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कवर्ड होते हैं वैक्सीन से। अगर आपने वैक्सीनेशन कराई है फिर भी आपने स्क्रीनिंग करानी है पैप स्मेयर से। उसके बाद आती है एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो आपकी यूट्राइन कैविटी की म्यूकोजल लाइनिंग होती है और जो मायोमेट्रियम होती है वो स्मूथ मसल वॉल होती है जो कि एंडोमेट्रियम के नीचे अंडरलाई करी होती है। जो एंडोमेट्रियम होती है वो हार्मोनली सेंसिटिव होती है। जो ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम की वो एस्ट्रोजन ड्राइवन होती है, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, और जो प्रिपरेशन होती है एंडोमेट्रियम की इम्प्लांटेशन के लिए वो प्रोजेस्टेरोन ड्राइव्ड होती है जिसे हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं। और जो शेडिंग होती है वो लॉस ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल कहते हैं। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम ग्रो करेगा वो एस्ट्रोजन की वजह से ग्रो करते हैं जिसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। जो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होती है आपका एंडोमेट्रियम उसे हम प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। और जब आपकी शेडिंग होती है वो तब होती है जब आपके प्रोजेस्टेरोन का लॉस हो रहा होता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उसके बाद आता है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम में आपको सेकेंडरी एमिनोरिया डेवलप हो जाता है आपकी बेजाइलिस के लॉस होने की वजह से या फिर स्कारिंग की वजह से। ठीक है, आपको एमेनोरिया हो जाएगा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है बेजाइलिस के लॉस की वजह से या स्कारिंग की वजह से। ज़्यादातर ये तब होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आप डायलिटेशन एंड क्यूरेट कर देते हो। एनओवुलेटरी साइकिल का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ओवुलेशन, की ओवुलेशन नहीं हुई है। ये तब होता है जब आपका एस्ट्रोजन ड्राइवन प्रोलिफरेटिव फेज होता है लेकिन बाद में इसका आपका प्रोजेस्टेरोन ड्राइवन सिक्रेटरी फेज नहीं आता है। ठीक है, कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो सिक्रेटरी फेज था जिसके आपकी इंप्लांटेशन हो रही थी ओवुलेशन उनकी वो नहीं हुई, लेकिन आपका जो प्रोलिफरेटिव फेज था एस्ट्रोजन वाला वो वाला हो गया तो आपकी ओवुलेशन नहीं होती। इसे एनओवुलेटरी साइकिल्स कहते हैं। जो प्रोलिफरेटिव ग्लैंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं और शेड करते हैं रिजल्टिंग यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, अब क्या होगा, जो प्रोलिफरेटिव ग्लैंड्स होंगे जब वो टूटेंगे शेड करेंगे तो आपको यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाती है। अब जो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है ना वो कॉमन कॉज है डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग की, जिसमें आपको मिनार्की हो सकती है या फिर मेनोपॉज, स्पेशली ड्यूरिंग मिनार्की एंड मेनोपॉज के अंदर। ठीक है, कॉमन कॉज है डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग की मिनार्की में या मेनोपॉज में जब आपको एनओवुलेटरी साइकिल्स आते हैं। ठीक है, एनओवुलेटरी साइकिल्स आपको स्टार्ट में आते हैं जब आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही होती है और जब आपकी मेंस्ट्रुएशन एंड हो रही होती है तो भी आपके एनओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एस्ट्रोजन की वजह से आपकी ब्लीडिंग हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन वाला साइकिल नहीं आता है। उसके बाद है एक्यूट एंडोमेट्रियाइटिस। एक्यूट एंडोमेट्रियाइटिस के अंदर आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है एंडोमेट्रियम की जब आपका रिटेन प्रोडक्ट कॉन्सेप्शन रहता है डिलीवरी के बाद या मिसकैरेज के बाद, और वो नाइटिस ऑफ इन्फेक्शन होता है जिस वजह से पेशेंट को बुखार हो जाता है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है और पेल्विक पेन होगा। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो बुखार हो जाएगा, यूट्रस में उनको ब्लीडिंग एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है और साथ उनको पेल्विस में भी पेन होता है। और जब आपका कोई ना कोई रिटेन प्रोडक्ट कंसेप्शन जब आपकी मिसकैरेज के बाद डिलीवरी के बाद रह जाता है यूट्रस के अंदर तो नाइटिस ऑफ इन्फेक्शन के तौर पर रहता है, जिसमें एक्यूट एंडोमेट्रियाइटिस डेवलप हो जाता है। जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है एंडोमेट्रियम की उसको हम क्रॉनिक एंडोमेट्रियाइटिस कहते हैं। इसमें हमें लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो डायग्नोसिस कराते हैं आपकी क्रॉनिक एंडोमेट्रियाइटिस की, क्योंकि लिम्फोसाइट्स नॉर्मली हमें एंडोमेट्रियम के अंदर मिलते हैं।
ठीक है। अगर प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक एंडोमेट्रियाइटिस है। और इसमें भी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से होता है, या फिर क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से हो सकता है, क्लैमिडिया के इन्फेक्शन, या फिर जब आप इंट्रायूटाइन डिवाइस जब आप रखवाते हो, या टीबी वाले पेशेंट्स के अंदर क्रॉनिक एंडोमेट्रियाइटिस हो जाता है। आईयूडी वाले पेशेंट्स के अंदर क्लैमिडिया की इन्फेक्शन अगर हुई है, या टीबी वाले पेशेंट्स के अंदर या रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से आपको क्रॉनिक एंडोमेट्रियाइटिस डेवलप हो जाता है, जिसमें आपने प्लाज्मा सेल को चेक करना होता है। प्लाज्मा सेल्स आपके मेन डायग्नोस्टिक होते हैं। लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स नॉर्मली एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं, तो इसलिए हमें उसका पता नहीं चलता। इसमें भी आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, साथ पेन होता है और इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। उसके बाद आते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स के अंदर आपको हाइपरप्लास्टिक प्रोटीन होती है आपके एंडोमेट्रियम की, इसमें भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, और ये टैमोक्सिफेन के साइड इफेक्ट्स का आपको एंडोमेट्रियल बन जाते हैं, जो कि एक एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट्स होते हैं ब्रेस्ट के ऊपर जिसके, लेकिन इसके प्रो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं एंडोमेट्रियम के ऊपर। टैमोक्सिफेन ब्रेस्ट के तो एस्ट्रोजन को रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन आपके यूट्रस के ऊपर इसके प्रो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, तो टैमोक्सिफेन की वजह से आपको एंडोमेट्रियल पॉलिप्स बन जाते हैं।